इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इस धरती पर। अगर आप आज बाहर निकलो और वॉक के लिए निकलो तो आसपास के चाहे पौधे देख लो, ठीक है, प्लांट्स देख लो, कहीं फंजाई ग्रो रखे हैं वो देख लो, छोटे 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 जानवर हैं वो देख लो। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आर द स्लाइड्स विजिबल? अमित इज सेइंग ही कैन नॉट हियर मी। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम बाहर निकलते हैं पर हम इग्नोर कर देते हैं, हम देखते भी नहीं है। कहीं पे चींटी दिख गई, स्पाइडर दिख गया, नो दीज ऑल बिलोंग्स टू इंसेक्टा, राइट। इसके अलावा अभी बारिश हो रही है, अर्थवॉर्म निकलेंगे, दीज आर एनालिड्स। तो ये सारे दे आर टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ताकि हम इनको स्टडी कर सकें, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतनी सारी स्पीशीज हैं, बहुत सारे हैं। अगर हम उंगलियों पे गिनना शुरू करें हमको हफ्ता लग जाएगा बैठकर गिनने में, शायद उससे भी ज्यादा। दिन रात गिनती रहूं तो भी हफ्ते में कंप्लीट हो जाए, बहुत बड़ी बात है। नो, हमारी तो सेइंग भी हिंदू गॉड्स में है ना, कितने 33 करोड़ देवी देवता एंड ऑल, देयर आर सो मेनी स्पीशीज, राइट। तो हमने उनकी स्टडी के लिए क्या किया, हमने उनके ग्रुप्स बना लिए, वी मेड ग्रुप्स। जैसे कुछ ग्रुप्स के नाम आपको पता है कि कुछ ग्रुप्स बना लिए कि ये एक ग्रुप है, ग्रुप ए, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है, ठीक है, ये ग्रुप डी है, ये ग्रुप ई है, राइट। हमने कुछ ग्रुप्स बना लिए ताकि हम एक ग्रुप के कैरेक्टर्स को स्टडी करें तो उस ग्रुप में जितने ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके बारे में हमको समझ आ जाए, ठीक है। जैसे कि सपोजिटली ए ग्रुप को लें, हमने सारे बैक्टीरिया को उठा के ग्रुप ए में रख दिया, ठीक है, सारे बैक्टीरिया को उठा के एक ग्रुप में डाल दिया कि एक बैक्टीरिया को पढ़ लो तो हमें मोटा मोटा क्वालिटीज बैक्टीरिया के बारे में पता लग जाए। पर इमेजिन अगर हमने बैक्टीरिया और ह्यूमंस को मिला के एक ग्रुप में रखा होता, डी में रख दिया होता, तो हमें बैक्टीरिया भी पढ़ने पड़ते, ह्यूमंस अलग से पढ़ने पड़ते। तो हमने जो ऑर्गेनिज्म विच आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है, तो बेस्ड अपॉन दी सिमिलैरिटीज एंड दी डिससिमिलैरिटीज, these two words are quite important, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सिमिलैरिटीज, दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। कौन किससे ज्यादा मैच करता है एज कंपेयर टू दूसरा, और कौन दूसरे से अलग है, इस बेसिस पे हमने, संजीव यू आर टॉकिंग अबाउट सिमिलैरिटी व्हाट वे, लाइक बैक्टीरिया में सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ नैग एंड नैम, नाउ यू नो दैट, ठीक है। प्लांट की सेल वॉल की बात करें तो प्लांट्स की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, अब तो तुम समझ सकते हो। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनके सेल वॉल में सेल्यूलोज है हमने उठा के डी में डाल दिया, जो ऑटोट्रॉफिक है अपना खाना खुद बनाते हैं हमने ग्रुप डी में डाल दिया, विच आर योर प्लांट्स, ठीक है। बैक्टीरिया को जिनकी सेल वॉल में नैग और नैम है, जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉरी जो नॉट योर ग्राम नेगेटिव, जो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको मैंने उठाकर एक ग्रुप में डाल दिया, राइट। ग्रुपिंग का पर्पस सिर्फ ये है ताकि हम कुछ ऑर्गेनिजम्स को पढ़ें और हमारे को पूरा ग्रुप समझ में आ जाए, राइट। तो इसी तरीके से एक ग्रुप हमारा जो है दैट इज एनिमल्स का ग्रुप, एनिमल्स का ग्रुप जो हम अब शुरू करने लगे हैं, एक ग्रुप है हमारा ये एनिमल्स का ग्रुप, राइट। अब एनिमल्स के ग्रुप में मैं जो सिमिलैरिटीज की बात कर रही हूँ तो हमें कुछ सिमिलैरिटीज का भी पता होना चाहिए, व्हाट आर दी सिमिलैरिटीज जिसके बेसिस पे हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स को एनिमल कह दिया और कुछ ऑर्गेनिजम्स को प्लांट कह दिया, ठीक है। तो वो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं एनिमल्स में। पहली बात, जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सब मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है। वो मतलब एक सेल के नहीं, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होंगे, लाइक दिस, खूब सारे सेल से मिलके बने। अब मैं आपके सामने यहाँ हूँ, आई एम मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल, यू टू आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल, माई डॉग इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल, सो ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मल्टी सेलुलर, दे आर नॉट यूनिसेलुलर, नंबर वन। दूसरा, एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, अगर हम इकोलॉजिकल चेन की बात करें, दीज आर कंज्यूमर्स, मतलब कि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वी आर हेटेरोट्रॉफ्स।
सीरत, these words may be new for you, but everyone here knows. ठीक है, it will take you some time to get attuned to these words, but फिर भी मैं in between समझाने की कोशिश करूंगी. हेट्रो, जहां पे भी शब्द हेट्रो आता है उसका मतलब होता है डिफरेंट, राइट. ट्रॉफ का मतलब होता है खाना. ऑटोट्रॉफ्स होते हैं आपके प्लांट्स. ऑटो मतलब खुद, जो अपना खाना खुद बनाए. अब तुम कहोगे मैम खाना तो मेरी मम्मी भी अपना खुद बनाती है, हमारे लिए भी खुद बनाती है, तो मम्मी ऑटोट्रॉफ होगी और हम हेट्रोट्रॉफ हो गए. नो, मम्मी खाना पौधों से बनाती है, नॉन वेजिटेरियन हो तो दूसरे जानवरों से बनाती है. सो शी इज नॉट मेकिंग फूड बाय हर सेल्फ. सिर्फ प्लांट्स हैं जिनको बाहर से खाने की जरूरत नहीं है. दे विल टेक द सनलाइट, दे विल यूज द वाटर एंड दे विल प्रिपेयर द फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल सबने सुना है, आप लोगों को मालूम है क्या है क्लोरोफिल. तो animals, all animals are heterotrophs. Heterotrophs में भी the mode of nutrition is holozoic, मतलब पूरे खाने को उठाकर engulf कर लेते हैं. We eat our food like this, no? engulf कर लेते हैं. ठीक है. फंजाई क्या करते हैं, खाना बाहर पड़ा है, दे आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉफ, बट खाना बाहर पड़ा है और खाने में अपना मुंह से, दे डोंट हैव एक्चुअली मुंह, और वी कैन से बॉडी से, दे विल रिलीज सम एंजाइम्स. बाहर एंजाइम रिलीज करेंगे, खाने को बाहर ही डाइजेस्ट करके जो सिंप्लीफाइड मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो एनिमिलिया में, किंगडम एनिमिलिया में जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, दिल बी मल्टी सेलुलर, दिल बी कंज्यूमर्स, दिल बी हेटेरोट्रॉफ्स, दैट इज हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. एंड अबव ऑल दिल बी यूकैरियोट्स. Done? There'll be eukaryotes. We'll talk about what are eukaryotes, but these are the basic common characters to all the animals. मतलब चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, राइट, चाहे वो आपका शेर हो, चाहे वो पानी में मिलती हुई वो स्टारफिश हो, चाहे वो जेलीफिश हो, चाहे वो वेल हो, fish ho, think of any animal, right? All of them are multicellular, they are consumers. ठीक है. इकोलॉजी की जो चेन है, प्रोड्यूसर्स आर दी प्लांट्स, ठीक है, कंज्यूमर्स आर दी एनिमल्स, दे आर दी कंज्यूमर्स, हेटेरोट्रॉफ्स इन पर्टिकुलर होलोजोइक एंड यूकैरियोट्स. राइट, क्लियर टू एवरीवन? दीज कैरेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, दे आर ऑल मल्टीसेलुलर. नाउ जो क्लासिफिकेशन, ये जो मैं ए बी सी डी की बात कर रही थी, हम लोग जो फॉलो करते हैं, दैट इज योर विटाकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. मतलब विटाकर साहब एक साइंटिस्ट थे, ठीक है जी, जिन्होंने सभी लिविंग बीइंग्स को 5 किंगडम्स में, 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ए बी सी डी एंड ई. नाउ everyone in the chat box, please comment upon the year in which he did it. Let me see, do you remember it? पिटाकर साहब ने कौन से सन में ये क्लासिफिकेशन दी? Everyone, I'm waiting. Good, Nakita. No, Angel. The last digit is wrong. Come on. Okay, good, Suhani. Ragsimran, the last digit is wrong. Daksh, the last digit is wrong. बट चलो 4 डिजिट्स हैं, तुम सब में नियरली पहली 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स ठीक बता रहे हो. ठीक है जी. ही गेव दिस क्लासिफिकेशन इन 1969. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को का मॉडल कब आया था? द मॉडल वी फॉलो कब आया था? द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल वाज फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन इन व्हिच ईयर? I know you will remember the scientist, but let me see how many of you remember the year. Good, Akshat. Amit, you have reversed the last 2 digits. Daksh, near to that, the 3rd digit is wrong. You know, the 4th one is the 3rd one. So last 2 are wrong, Daksh. Great.
इज 1972। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स है जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। ओके, लेट्स अगेन बिगिन विद द टॉपिक। विटाकर साहब ने क्लासिफिकेशन 1969 में दी। सारे जितने तुम सोच सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे डीप इनसाइड दी सी में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो हो, चाहे डेजर्ट्स वाले हो, चाहे पोलर बियर हो जो कोल्ड में रह रहा है, चाहे हम हो, सबको उसने 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो दीज आर दी बेसिक कैरेक्टर्स। नाउ जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स का मतलब प्रोकैरियोट्स का मतलब जितने भी वो ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास, अभी टॉक्ड अबाउट दी सेल, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक असली न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस, दे आर कॉल्ड एज दी यूकैरियोट्स। जहां पे भी शब्द यू आएगा उसका मतलब होगा ट्रू, करियन मतलब न्यूक्लियस। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास असली का न्यूक्लियस है, दे आर ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स जिनके पास नकली न्यूक्लियस है। अब असली और नकली के कैरेक्टर्स यू पीपल नो, फाइन, कि असली किसको बोलते हैं, नकली किसको बोलते हैं। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। जिसके पास फॉल्स है, दे आर प्रोकैरियोट्स। उन्होंने किया कि भाई चलो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, में चाहे कुछ भी है, प्रोकैरियोट और सिंगल सेल यूनिसेलुलर को उठा के इन्होंने डाल दिया मोनेरा में, राइट। जितने भी यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर सिंगल सेल है पर यूकैरियोट है, दे वर पुट इनटू द ग्रुप प्रोटिस्टा, ठीक है। नाउ जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते एंड जो सैप्रोफाइट्स हैं, मैंने बताया ना फंजाई क्या करते हैं, खाना पड़ा है, बॉडी से एंजाइम्स उसमें फेंके, खाना डाइजेस्ट हुआ, हम तो सीधा साधा खाना खाएंगे एंड सिंप्लीफाइड फूड मटेरियल को इनटेक कर लिया। दीज आर योर डीकंपोजर्स। नो, डीकंपोजर्स मतलब अब ये किचन वेस्ट हम फेंकते हैं, किचन वेस्ट जो हम डंप करते हैं, कहीं पे भी फेंकते हैं, तो इट हैज टू बी डीकम्पोज्ड। ये कैसे दोबारा रिसाइकल होता है? बिकॉज दीज फंजाई दे डीकम्पोज द फूड मटेरियल, द डेड एनिमल, सबको ये डीकम्पोजिशन करते हैं, राइट। एंड प्लांटे जो हम बाकी सबके लिए खाना बनाते हैं, हु आर दे आर दी प्लांट्स, दे आर ऑटोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर। ये तीनों किंगडम आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, people know, but fungi are the decomposers, plantae are the producers, and we, the animals, are the consumers. This is just the revision of what we are doing since what have we have started the biology, ठीक है। ये टेबल रिपीटेडली आपके सामने आएगा और इस पर रिपीटेडली क्वेश्चंस भी आएंगे। और द बेसिस, जिसकी बेसिस पे उसने ये 5 किंगडम्स बनाई हैं, द न्यूमोनिक आई टोल्ड यू वाज पीएम की रूट कैनाल ट्रीटमेंट। दांत का होता है रूट कैनाल, नो, किसी ना किसी ने करवाया होगा, किसी की फैमिली में होगा रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सो प्राइम मिनिस्टर की रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ई स्टैंड फॉर फाइलोजेनी। फाइलोजेनी पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फाइलोजेनी? एवोल्यूशनरी, रिलेटेड टू एवोल्यूशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे मैंने बताया, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, रिप्रोडक्शन, द सेल स्ट्रक्चर एंड द थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक 5 क्राइटेरियाज फॉर द 5 किंगडम्स ऑफ विटाकर। सीरत, ये अभी तुम्हें नहीं समझ आएंगे, दिस इज समथिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स, फाइन। तो किंगडम एनिमलिया को अगर हम शुरू करें, जस्ट टू गिव एन इंट्रोडक्शन, किंगडम एनिमलिया में मैंने कहा कि जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। पर अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने प्रोटिस्टा किया था, तो जो प्रोटिस्टेंस हैं उसमें मैंने आपको प्रोटोजोआ कराया था। डू यू रिमेंबर अमीबा, पैरामीशिया? एवरीवन, डू यू रिमेंबर अमीबा, पैरामीशिया, प्लाज्मोडियम, राइट?
Do you remember the 4 classes of the protozoa? डिपेंडिंग उनका क्लासिफिकेशन था डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्गन ऑफ मोटिलिटी. किसी के पास फ्लैजुला था, किसी के पास सीलिया था, किसी के पास कुछ भी नहीं था मोटिलिटी के लिए. यस, सो दे आर दी प्रोटोजोआ. मतलब प्रोटो मतलब फर्स्ट एनिमल्स. फर्स्ट एनिमल्स. प्रोटो मतलब हमेशा जहां प्रोटो शब्द होगा, प्रोटोन, प्रोटोजोआ, नो प्रोकैरियोट. सो फर्स्ट, पहले प्रोकैरियोट आए, बाद में यूकैरियोट आए. वैसे प्रोटोजोआ आर दी फर्स्ट. जोआ मींस एनिमल्स. ठीक है जी. सो पर ये हमारी किंगडम एनिमलिया में नहीं आते क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं. विटाकर जी ने कहा कि जो मल्टी सेलुलर होंगे वही हमारी किंगडम एनिमलिया में आएंगे. बट फंस गए हम लोग. जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, वी हैड टू कीप देम इन किंगडम प्रोटिस्टा. तभी प्रोटिस्टा इज अ वेस्ट बिन. प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, एनिमल लाइक भी हैं, फंगस लाइक भी हैं. इट्स अ डस्टबिन. ठीक है. तो हमारी जो किंगडम एनिमलिया में है उसमें 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स आते हैं. अब वो 2 क्या हैं? वन इज द पैराजोआ, 2 is the metazoa. Okay, now what are they? Again, get back to the first lecture of the living world. Cellular organization. Cellular organization सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलता है. मिलता है. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. मतलब लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स. देयर इज अ ग्लेयर. एम आई राइट? मेरे पर ग्लेयर आ रहा है कुछ. आई थिंक बाहर से थोड़ा सनलाइट आ रही है. एम आई क्लियरली विजिबल टू यू पीपल? यस, ओके. एम आई विजिबल? नो. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब, अब अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो हम सबको पता है ह्यूमन को हम क्या बोलते हैं. इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल की बात करें जिसमें मैं ह्यूमंस को ले रही हूँ, एक ह्यूमन को. तो हम ह्यूमंस में सब में देयर आर वेरियस सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स. डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, किडनीज है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिमाग है सोचने के लिए, नर्वस सिस्टम. तो ये हमारे अंदर, सबके अंदर सिस्टम है. राइट. अब इस सिस्टम से मैं एक सिस्टम उठा लेती हूँ. हम ये सारे सिस्टम मिला के हम बने सांस लेने के लिए, खाना खाने के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट फेंकने के लिए बॉडी से बाहर, सोचने के लिए. सो वी हैव डिफरेंट सिस्टम्स. सबको अपना अपना काम दे रखे हैं. लाइक एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में एक हेड है, एक क्लर्क है, एक जूनियर स्टाफ है, ठीक है, एक सफाई वाला स्टाफ है. सो सिस्टम बना रखा है, ऑर्गन सिस्टम. हर ऑर्गन सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स हैं. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो कुछ ऑर्गन्स हैं. क्या क्या ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम में? जैसे लिवर है, इट्स एन ऑर्गन. पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, दीज आर ऑल ऑर्गन्स. स्टमक है. राइट. अब ये जो ऑर्गन्स हैं, दीज ऑर्गन्स आर फर्दर मेड अप ऑफ सम टिश्यूज. मतलब एपिथेलियल टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है. we'll talk about the tissues once we'll finish the animal kingdom. टिश्यूज मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. राइट. ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. अगर 10 सेल्स बैठे हैं तो 10 एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, फ्रेंड्स हैं. तो दैट इज टिश्यूज. जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो गया, जैसे मेरी स्किन की कवरिंग है, एपिथेलियल टिश्यू है, इसके ऊपर पूरी एपिडर्मिस है. सब एक ही तरीके का काम कर रही हैं. बाहर सीबम सिक्रीट कर रही हैं, अंदर के सेल्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं. सो एपिथेलियल टिश्यू. ऐसी ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जो कि सिक्रीशन सिक्रीट कर रहा है. एंड फर्दर these tissues are made up of cells, individual cells. This is the cellular organization. मतलब सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और खूब सारे ऑर्गन सिस्टम से बना एक इंडिविजुअल. ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन दिस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल एनिमल्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू.
ठीक है जी। वन, दोनों मल्टी सेलुलर है, पैराजोआ भी मेटाजोआ भी, पर जो पैराजोआ होते हैं उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मतलब है सेल्स एक साथ तो रह रहे हैं, ठीक है, पर वो टिश्यूज नहीं बना रहे हैं। हर सेल अपना अलग काम कर रहा है, हर सेल खाना खा रहा है, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट कर रहा है, पर ग्रुप में रह रहे हैं। हम इकट्ठे रहे क्योंकि हम एक दूसरे के दोस्त हैं, पर वो मिलके एक फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। That type of organization is called as the cellular level of organization। मतलब एक ही सेल है और हर सेल अपना काम, सारे काम खुद कर रहा है, चाहे वो सोचने का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो सुसु पॉटी हो, हर सेल अपना काम खुद कर रहा है। क्लियर? दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन पैराजोआ एंड इज कॉल्ड एज द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो मेटाजोआ में जो एनिमल्स में सबसे प्रिमिटिव काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं हम उन्हें, स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में मिलता है स्पॉन्जेस, या फिर फाइलम का नाम होता है पॉरीफेरा। तो मैंने कहा प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब प्री, प्रिमिटिव प्री, पॉरी, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो पहला फाइलम है पूरी एनिमल किंगडम में, देयर आर टोटल 11, मतलब फाइलम मतलब कि एनिमल किंगडम को भी आगे 11 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सारे एनिमल्स को हमने 11 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कुछ को हमने कह दिया ये पानी वाले हैं, ये धरती वाले हैं, ठीक है, ये वॉर्म्स हैं, तो ऐसे करके 11 ग्रुप्स हैं। उसमें से जो पहला प्रिमिटिव ग्रुप है पॉरीफेरा या फिर स्पॉन्जेस वाला, जो डीप डाउन दी सी रहता है, उनमें देयर इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा बाकी के जो 10 फाइला हैं, जो 10 आगे डिविजन्स हैं, उन डिविजन्स को वी कॉल देम एज मेटाजोआ। Is it clear? Is it clear to everyone? Is it clear? The concept of proto, para and meta. Is it clear? Right. Okay, जी great. It is clear to everyone. तो ये अब जरा किंगडम वाला कंसेप्ट है फॉर दी प्रीवियस पुराने वाले स्टूडेंट्स। ये आपको याद रखना है। निमोनिक आई हैव टोल्ड यू कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं अपनी किंगडम, विच इज किंगडम एनिमलिया। इसमें हमारे अंदर 11 फाइला हैं। हर फाइला में अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग ऑर्डर्स, फैमिली, ये सब अलग है। ठीक है, तो हमने इन 11 फाइला को पढ़ना है। मतलब अब जो ABCD किया था, इस E के अंदर वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जिसमें से 11th वाली जो कैटेगरी है उसमें हम ह्यूमंस आते हैं, वी आर दी कॉर्डेट्स, राइट, इसमें हम आते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट वाली है पॉरीफेरा, प्रीमिटिव वाली, ये फर्स्ट है। इसमें बहुत कुछ भी नहीं है, बस ये होलोजोइक मल्टी सेलुलर, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सबसे पहले एनिमल्स अपीयर हुए। ठीक है जी, सो लेट्स बिगिन अप विद दीज फाइलम। ये इनके नाम है, बड़े ही खतरनाक नाम है, आप सब लोग पहली बार सुन रहे होंगे, पर हमने इन सबको डिटेल्स में करना है, तो नाम तो याद हो ही जाएंगे। इंपॉर्टेंट इज दी सीक्वेंस जो हमने याद रखना है। आई हैव अ गुड न्यूमोनिक फॉर दैट। प्रिंस चार्ल्स plays new and artistic music with each half of chords of guitar। ठीक है, वो थोड़ा सा टंग ट्विस्टर टाइप्स लग रहा है, पर 10-20 बार बोल लोगे, you'll be remembering it, right? So what does it stand for? Prince Charles plays new and artistic music with each half of chords of guitar। प्रिंस चार्ल्स बड़ा मजेदार सा है, गाना वाना बजाता है, तो नए तरीके का म्यूजिक निकालता है, आर्टिस्टिक म्यूजिक निकालता है, और गिटार का आधा हिस्सा यूज करता है, सारा गिटार नहीं यूज करता, राइट? सो P stands for porifera, C stands for coelenterata। पहले सिर्फ सीलेंट्रेटा था, पर अब सीलेंट्रेटा नहीं है, उन्होंने सीलेंट्रेटा को आगे 2 में डिवाइड कर दिया है, निडेरिया एंड टीनोफोरा।
4th stand for platyhelminths or your flatworm. 5 stands for new, the nematodes which are called as the roundworm, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं. I'll show you the pics of everyone, but just to give an overview. Aschelminths, the annelids, the arthropoda, mollusca, echinodermata, hemichordata and chordata. These are the 11 phyla, जिसमें से porifera are the parazoa and rest all of them are the metazoa. ये सीक्वेंस कभी नहीं भूलना है, ठीक है, ये सीक्वेंस कभी नहीं भूलना है. तो अब लेट्स हैव एन ओवरव्यू, ये है क्या क्या, डिटेल में हम पढ़ेंगे, पर आज की क्लास सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए कि हमने इनको ऐसे कैसे डिवाइड कर दिया. क्यों हम ह्यूमंस कॉर्डेट्स हैं, पॉरीफेरन्स नहीं है, ठीक है. क्यों इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा में है और वॉर्म नहीं है, राइट. तो हमने इस तरीके का डिविजन पढ़ना है. These are your sponges. अब जब जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, आप लोगों ने देखा होगा, वो अंडर वाटर सी डाइविंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वाले ऑर्गेनिज्म देखे होंगे, ये वाले ऑर्गेनिज्म नो, या कहीं ना कहीं फोटोग्राफ में आप लोगों ने डिस्कवरी देखते हुए कहीं ना कहीं देखे होंगे. दीज आर योर स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस शब्द कहाँ से आया है, क्योंकि इनकी बॉडी का जो टेक्सचर होता है दैट इज स्पॉन्जी. नो, डू यू पीपल रिमेम्बर, हैव यू ईटन दोज फ्राइम्स जो ऐसे सिलेंड्रिकल येलो कलर के राउंड राउंड होते हैं, यू नो फिंगर्स पे डाल के यू ईट लाइक दिस. एनीवन हैज ईटन दोज फ्राइम्स, पापड़, राउंड सिलेंड्रिकल एंड यू नो फिंगर्स पे डाल के. यस, सो एग्जैक्टली, हाँ बहुत खाए हैं, तो वो एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं ये पॉरीफेरन्स. नो, वो पापड़ के अंदर भी छोटे छोटे से होल्स होते हैं, जब तुम बहुत क्लोजली देखो तो इनकी बॉडी में होल्स होते हैं, तो स्पॉन्जी होते हैं ये. ऐसे करके पापड़ रहा येलो कलर का है ना, तो इसके अंदर ऐसे खूब सारे होल्स होते हैं, खूब सारे. ये इसका मुंह होता है, ये जो होल्स हैं सॉर्ट ऑफ इसके खूब सारे मुंह होते हैं, यहाँ से खाना अंदर जाता है और ये जो बड़े वाला होल है इससे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बाहर आता है. These are your sponges or the poriferans. Right. Another are the, this is your jellyfish. ठीक है, this is your jellyfish. Yes, it's a part of it, Sanjeev. ठीक है, this is your jellyfish. Jellyfish is like very small, you cannot see it with your naked eyes, right. पर ये जो इसके ये खूबसूरत सी इसकी जुल्फे हैं, इसके बाल हैं, इनमें ना खूब सारा जहर भरा होता है. वेरी टॉक्सिक पॉइजनस काइंड ऑफ सब्सटेंस, कि अगर तुम इसके पास जाओगे ये आपको, इट विल हिट यू लाइक अ विप. ऐसे करके, विप इज लैशेस, यू नो, विप मतलब कौड़ा जैसे बोलते हैं, वो रस्सी ऐसे जोर से खींच के मारेगी, और जो इसकी जुल्फों में जो जहर है दैट विल स्टिक इनटू योर स्किन, ठीक है. हाँ, सो दीज आर योर जेलीफिश, दे कम अंडर निडेरिया, जो सीलेंट्रेटा में बात कर रही थी. एंड दीज आर योर टीनोफोरा. पहले ये इकट्ठे ही थे. दीज आर ऑल मरीन, पानी में होते हैं, नॉट एग्जैक्टली मरीन, सम स्पीशीज आर फ्रेश वाटर ऑल्सो, बट दीज आर ऑल वाटर. ये तीनों पहली जो आपकी फाइला है, चाहे वो स्पॉन्जेस हो, टीनोफोरा हो, निडेरिया हो, ये सब पानी में रहने वाली है. राजसिमरन, वी विल रीड अबाउट इट इन डिटेल्स. ये सिर्फ आपको, ताकि आपको ये नाम 10-12 बार मेरे मुंह से सुन जाए और जब आप घर जाके याद करो तो आपको मुश्किल नहीं आए, ठीक है. वी विल डू देम इन डिटेल्स. दिस इज दी, दीज आर योर 3 फाइला, फर्स्ट 3 फाइला. आगे की बात करें तो कैन यू सी दिस, दीज आर योर फ्लैटवर्म्स. नो, कैसे होते हैं, ऐसे चपटे चपटे से फ्लैट, नो ऐसे पेपर जैसे फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट. तो यहीं से इनका नाम आया है फ्लैटवर्म्स. फ्लैटवर्म्स और दी प्लैटीहेल्मिन्थ्स. प्लैटी मतलब फ्लैट, फ्लैट ऐसे याद रखेंगे, फ्लैटवर्म्स. दीज आर योर प्लैटीहेल्मिन्थ्स. Now this is your, not your, obviously this is a round worm. ये राउंड होता है,
like this pen. It's a round worm. सुना है बचपन में कि वही बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, कीड़े हो गए हैं पेट में, तो वो दवाई खिलाते हैं, एक पर्टिकुलर दवाई होती है पेट में कीड़े मारने की, नो। तो कई बार क्या होता है, ये कीड़े इतने ज्यादा हो जाते हैं, कैन यू सी दिस पिक्चर, दिस इज द इंटेस्टाइन, ये जो है दिस इज द इंटेस्टाइन, और ये इंटेस्टाइन को इतने ज्यादा कीड़े हो गए हैं, उसका डिवॉर्मिंग हुआ ही नहीं है द पर्सन, कि उन कीड़ों के गुच्छे ने मिलकर इंटेस्टाइन को क्लॉग कर दिया है, ऑब्स्ट्रक्शन कर दी है। द पर्सन इस टाइम पे, अगर ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी चीज से हो सकती है, इसकी कीड़ों से की वजह से होगी, सो विल बी हैविंग वेरी सिवियर पेन। ठीक है, खाना खाएगा नीचे नहीं जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती रहेंगी खाने को नीचे लेके जाने के लिए, पर वहां पे वॉर्म्स ने उसको अटका रखा है। दीज आर व्हाट, द राउंड वॉर्म्स। क्लासिकल एग्जाम्पल इज द एस्कैरस। बहुत गंदे होते हैं ये, इंटेस्टाइन के साथ ना अटैच कर लेते हैं, और जो खाना आता है खुद खा जाते हैं, एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते बॉडी में, तो मैल न्यूट्रिशन हो जाता है, मैल नरिशमेंट हो जाता है। ठीक है, बॉडी के साथ अटैच होके सारा खाना खुद ही खा लेते हैं, हमको देते ही नहीं खाने को। सो दीज वॉर्म्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी किल्ड, तो जिसके लिए दवाइयां बनी है, राइट। ये भी एक तरीके के वॉर्म्स होते हैं, एनालिड्स, जिसमें आपके अर्थ वॉर्म्स आते हैं। अब अर्थवॉर्म देखने का आपको बहुत मौका मिलेगा घरों में, नो। बारिश का सीजन है, कहीं ना कहीं अर्थवॉर्म जो है घूम रहे होंगे आसपास, नो, जहाँ पे भी खूब सारा पानी होता है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, लिड होती है, लिड, एनालिड, तभी लिड बोला है। लिड मतलब ढक्कन, खूब सारे ढक्कनों का बना होता है, ये एक ढक्कन, ये दूसरा ढक्कन, ये तीसरा ढक्कन, ऐसे करके रिंग्स या लिड्स होती हैं। कैन यू सी दीज, कैन यू सी दीज रिंग्स? यस, तो ये एनालिड्स, यहीं से नाम आया है, लिड्स। ये तीन तरीके के वॉर्म्स हैं, फ्लैट, राउंड, या फिर लिड्स वाले वॉर्म, एनालिड्स। फ्लैट को मैंने प्लैटी, फ्लैट, फ्लैट बोल दिया, फ्लैट, फ्लैट वॉर्म्स। राउंड है तो राउंड वॉर्म्स, या फिर एस्के हेलमेंट्स, एस्के हेलमेंट्स बोल दिया। एनालिड्स लिड्स शेप होते हैं, रिंग्स जैसी होती हैं। इनमें क्या होता है, हर एक स्ट्रक्चर है ना जो, वो सेपरेट था, और वो जुड़ गए हैं सारे मिलके, इकट्ठे इकट्ठे सारी लिड्स। तो इनकी जो पार्टीशन है, वो पार्टीशन बाहर से भी दिखाई देती है और बॉडी के अंदर तक पार्टीशन होती है। ठीक है, बस वो जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे लगाओ जैसे रेल के डिब्बे हैं, तो रेल के डिब्बे के बीच का जो कनेक्टिंग वाला पार्ट है वो खत्म कर दो, बस वो साथ साथ जुड़े हुए हैं। दीज आर स्मॉल रेल के डिब्बाज, राइट। तो पार्टीशन पूरा एंड टू एंड पार्टीशन है। इस टाइप ऑफ पार्टीशन को हम बोलते हैं, a new word for you everyone, but multiple times asked in the exams and you need this type of segmentation, मतलब segment कर रहे हैं हम, divide कर रहे हैं, is called as metameric segmentation। क्लियर, कि वो पार्टीशन जो सिर्फ बाहर से नहीं दिख रहा है, पूरा बॉडी के थ्रू क्रॉस क्रॉस है, एक रेल के डिब्बे सारे साथ साथ जुड़े हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी मेटामेरिक सेगमेंटेशन, क्लासिकल ऑफ एनालिड्स, not seen in plate flat worms, not seen in round worms, only in annelids। ठीक है जी, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लैट वर्म्स होते हैं, टेप वर्म्स। टेप वर्म्स, फ्लैट वर्म्स में टेप, जैसे फ्लैट टेप, यू नो, इंची टेप फ्लैट होती है वो भी, तो एक टाइप ऑफ फ्लैट वर्म्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेप वर्म्स। उनमें जो सेगमेंटेशन होती है वो सिर्फ एक्सटर्नली होती है, वी विल टॉक अबाउट इट। उसमें सिर्फ एक्सटर्नली बाहर बाहर होती है, दैट इज कॉल्ड एज दी सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। These two things are important from the neat point of view, pseudo and the true segmentation. Flatworms, we will do them in details, Ayushi. This is just the introductory lecture, ताकि आप लोग सिर्फ एक used to हो जाओ। Flatworms पानी में भी मिलते हैं, right? And some are parasitic also. Okay, these are your insects. Everyone knows चींटी है भाई, this is an insect. Comes in the phylum Arthropoda. चींटी, cockroach, जितने insects हैं, spiders, crabs, these all come in the Arthropoda, and this is the largest phylum of the animal kingdom. सबसे बड़ी, मतलब
इस धरती पे अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा ये कीड़े हैं. These insects have the largest group. Can you imagine? This is the largest phylum of animal kingdom. ये जब हमने लिविंग वर्ल्ड किया था तब भी मैंने आपको बताया था दिस इज द लार्जेस्ट phylum of the animal kingdom. Next is the mollusk. स्नेल वाले सॉफ्ट सॉफ्ट यू नो सॉफ्ट स्नेल पकड़ी है तुम लोगों ने बचपन में. किड्स रियली डू दैट. उसको उठा लेते हैं और वो हेड अपना रिट्रैक्ट कर लेती है बॉडी पूरे शेल में. पकड़ी है स्नेल्स. ट्राई टू. इसी सीजन में आती हैं, मिट्टी में पौधों में बैठी होती हैं. हैव यू एवर ट्राइड टू कैच वन ऑफ देम? नेवर. ओके, तो बड़े शरीफ बच्चे हो गए तुम लोग तो. ओ नकिता, आई गॉट नकिता. नो वन हैज डन दिस. Daksh also. No, नहीं होगा. It will not be harmed. कुछ नहीं होगा उसको. वो ना रिट्रैक्ट कर लेती है अपनी बॉडी को. ये जो उसके होते हैं ना, okay, we will not go into details. वो रिट्रैक्ट कर लेती है शेल के अंदर. These are your molluscans. Mollusca. The phylum mollusca में snails वाली कैटेगरी के organisms आते हैं. अमित ने भी किया है ना. So we have two naughty students in our class, Amit and Nakita. यस यस. सिर्फ हार्ड पार्ट रहता है ना, जो सॉफ्ट वाला होता है वो अंदर चला जाता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है. तो उसको फेंक भी दोगे ना, उसको कुछ नहीं होगा, पर फेंकना मत लो. ठीक है. तो these are the arthropods, the insects, and the molluscs, the snails. नेक्स्ट ones are your. ये फर्स्ट फोटो सबने देखी होगी, सबको पता है वो स्टारफिश नो कितनी प्यारी लगती है ना स्टारफिश. सो दिस इज योर स्टारफिश which comes in the Echinodermata. Echino मतलब होता है कांटे कांटे कांटे. डर्मेटा, स्किन वाले डॉक्टर्स को डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं. डू वी कॉल स्किन डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजिस्ट? सो जिसकी स्किन पे कांटे हैं, दैट इज कांटे वाली स्किन और दी Echinodermata. राइट. दीज आर योर हेमिकॉर्डेटा. इसके बारे में मैं नहीं बता रही हूँ अभी. But these are your chordates, which are weak. इनकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड. This notochord is not exactly the spinal cord, पर अभी के लिए आप मान सकते हो बस almost same as spinal cord. इनकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है which is called as the notochord. That's why these are called as chordates, and we humans are a chordate. ठीक है. फिशेस भी आपकी chordates हैं, हम भी chordates हैं. डॉगीज, शेर, ये सब कॉर्डेट्स हैं. तो मैमल्स भी हैं, पर फिशेस, पाइसियंस वाले भी जो है पाइसेस, दे आर आल्सो कॉर्डेट्स. राइट. तो इस तरीके से जस्ट एन ओवरव्यू कि क्या 11 फाइला है. आपके लिए अब जो जरूरी रहेगा दैट यू विल रिमेंबर दीज फाइला. विल यू बी एबल टू रिमेंबर? Will you be able to remember? Prince Charles plays new and artistic music with each half of chords of guitar. इसको हिंदी में भी सोच लो कि प्रिंस चार्ल्स जो है कुछ नया सा आर्टिस्टिक सा गाना बना बजाता है आधे गिटार के साथ. ठीक है. ऐसे याद रखोगे, so you'll be better able to remember them because the sequence is important. क्यों important है? Now we will talk about the sequence की importance क्यों है. क्योंकि जो हम इसके कैरेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, जिन बेसिस पे ये 5 में हमने डिवाइड किए हैं, वो कैरेक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं अब. राइट. ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन बेसिस पे हमने इनको इन 11 फाइला में डिवाइड किया. ठीक है. सो पहले तो आ गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. वो ऑर्गेनिज्म जो कि हर सेल बेचारा अपना अलग काम कर रहा है, टिश्यूज नहीं बनाए. फाइन. दूसरा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें टिश्यूज तो बन गए हैं पर ऑर्गन सिस्टम नहीं बने हैं. एंड तीसरा इज दी जिसमें ऑर्गन सिस्टम पूरा इंडिविजुअल बन गया है, मतलब डिविजन ऑफ लेबर यहाँ शुरू हो गया है प्रॉपर तरीके से. दैट इज कॉल्ड एज दी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. राइट. अब ये जो आपकी प्लैटीहेल्मिन्थ्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना ऑलमोस्ट मिड में है. ठीक है. ये ऑलमोस्ट मिड में है, मतलब इनसे ऊपर वाले अलग, नीचे वाले अलग. These are almost in the center. कैसे सेंटर में? Let's see. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ठीक है, ये जो पोरिफेरा और स्पॉन्जेस हैं, these have cellular level of organization, and it is a NEET question, a classical NEET question, which is asked 20 times in the NEET.
ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन विच, अगर उन्होंने आसान क्वेश्चन देना है सो दे विल गिव दिस क्वेश्चन, सो द आंसर इज पोरिफेरा और दी स्पॉन्जेस, सिर्फ इन्हीं के पास ये सेलुलर लेवल है। टिश्यू लेवल इन दी सीलेंट्रेट्स and organ system level in the invertebrates, right, in the invertebrates and the vertebrates, ठीक है जी। दिस प्लैटी हेलमिंथ ऑनवर्ड्स, प्लैटी हेलमिंथ से जो नीचे वाले हैं, मैंने कहा ना फ्लैट वॉर्म्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये एक लैंडमार्क टाइप्स लगा लो आप, फ्लैट वॉर्म से, फ्लैट वॉर्म और उससे आगे वाले जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबके पास ऑर्गन्स हैं। अब वो फ्लैट तो हो गया पर उसने अपने अपने पास सारे ऑर्गन्स रखे हुए हैं, ठीक है जी। दिस इज इंपॉर्टेंट from NEET, AIMS, all point of view has been asked in NEET. This is again important. These two organ system level of organization platyhelminth से आगे शुरू हो जाता है. So the first criteria to divide these into 11 phyla is this level of organization, right? Second is the symmetry. What is symmetry? Plants याद है, zygomorphic, actinomorphic symmetry, asymmetrical. Do you remember? There are three kinds of plants: asymmetrical, actinomorphic and the zygomorphic. अब तो याद हो गया होगा कि इसमें zygomorphic है, किसमें actinomorphic है ना जी? Classical example of zygo is, come on, zygomorphic symmetry का classical example is Daksh, Itai. क्लासिकल एग्जाम्पल पूछ रही हूँ, चल तुमने केशिया बता दिया, व्हाट इज द क्लासिकल एग्जाम्पल? वेरी गुड, आई एम हैप्पी, you were right, but I was just asking about the classical example of zygomorphic is, कभी भी मटर को नहीं भूलना है, पीज में क्लासिकली जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, ठीक है। अगर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री पे उन्होंने क्वेश्चन डालना होगा तो वो 4 एग्जाम्पल आपके जागो ग्राहक बीपी चेक करो तो आएंगे, बट very important of them is the P। और जो लोग चाइना रोज कह रहे हैं, चाइना रोज में it is not zygomorphic. Is the connection okay? My laptop is showing the instability of connection. Is it okay? Am I clearly audible? In between connection fluctuate कर रहा है, okay जी, फाइन। तो ये तो बात रही प्लांट्स की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टू चेक हाउ मच डू यू रिमेंबर, ठीक है। पर अब हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, सो लेट्स टॉक अबाउट एनिमल्स में कैसे सिमेट्री होती है। एनिमल्स में दे कैन बी एसिमेट्रिकल, राइट। एक्टिनो की जगह हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, एंड जाइगो की जगह हम बोलते हैं बाइलैटरल सिमेट्री। ये हम वहां पे भी बोलते थे, पर क्वेश्चंस एक्टिनो और जाइगो की टर्म में आते थे, बाइलैटरल। ओके, नाउ एवरीवन बताओ हम ह्यूमंस में कैसी सिमेट्री है? आर वी एसिमेट्रिकल, आर वी रेडियली सिमेट्रिकल और बाइलैटरली सिमेट्रिकल? आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू, फ्रॉम योर कॉमन सेंस। हमारे में कैसी सिमेट्री है? रेडियल मतलब कि किसी भी प्लेन से पास कर दो, we can, the organism can be divided into 2 equal halves. Bilateral मतलब सिर्फ एक ही प्लेन से पास करके, चाहे ऐसे या फिर ऐसे। asymmetrical कोई ऐसा प्लेन नहीं है कि तुम कहो कि ये सिमेट्री है। What is the symmetry in we humans? Very good, we are bilaterally symmetrical. No, सेंटर से डिवाइड करोगे, I don't have, you know, either you see me, सेंटर से डिवाइड कर दो और a toy, right? So इसको मैं सेंटर से डिवाइड करूंगी, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। एक तरफ एक बाजू आ जाएगी, एक पैर आ जाएगा, ठीक है, सिर भी आधा डिवाइड हो जाएगा, एक आंख आ जाएगी, आधा हिस्सा नाक का आ जाएगा, आधा हिस्सा मुंह का आ जाएगा। सो apparently they can be divided into 2 equal halves into with the help of a single plane only. That is the bilateral symmetry. Done. And स्टारफिश सबको मालूम है, सबने देख रखी है, ठीक है। जेलीफिश भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं देख रखी है, एक अम्ब्रेला शेप की होती है ना। सो दिस स्टार, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स थ्रू मेनी प्लेन्स, राइट। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। चाहे अभी इसको स्टारफिश कह लो, इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश नाम याद आती, चुभने वाली स्किन, कांटे वाली स्किन याद आना चाहिए। सो
This is the radial symmetry. Clear to everyone? The two types of symmetry. ठीक है? तो asymmetrical, जो हमारे primitive organisms हुए, सबसे पहले जो पॉरीफेरेंस हुए, राइट, वो कैसे थे? पहले फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट एनिमल्स आई मस्ट से, ये बेचारे अब सारी लाइफ फॉर्म, पौधे भी पहली बार, बैक्टीरिया भी पहली बार सी में आए, ठीक है, और प्लांट्स भी सी में आए, यू नो, एल्गी आया, रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो सब सी में आए। अब एनिमल्स भी सी में ही आएंगे क्योंकि लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनेटेड इन वाटर, ठीक है। तो सी में जब ये आए तो पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो बेचारे ऐसे थे, दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट मूव, खड़े रहते थे, नो। तो अगर ये रॉक है, ठीक है, धरती है, कुछ मर्जी लगा लो, बेचारे उस पे ऐसे चिपके रहते थे, दे कैन नॉट मूव, कोई डंडी भी नहीं थी चिपकने के लिए, राइट, ऐसे बस चिपके रहते थे, कभी अकेले होते थे या ग्रुप में होते थे, ठीक है। पर they were like a बोरी of आटा, कैन यू इमेजिन एक आटे की बोरी जिसमें आटा भरा हुआ है, हो, आटे की बोरी जैसे थे, बस खड़े हैं, गिरते नहीं है नीचे, खड़े हैं, तो अंदर से हॉलो है वो आटे की बोरी, बट they were like that, बोरी, बस खड़े थे कहीं, क्योंकि बस गिरते नहीं है नीचे, so they were asymmetrical, we cannot divide most of the sponges, the poriferans are asymmetrical, we cannot divide them into two equal halves through any plane, 1 2 3, no plane is there जो हम इनको equal halves में divide कर सकें, कोई symmetry नहीं, आटे की बोरी जैसे हैं, ऐसे बस खड़े हैं, right, चल नहीं सकते, they were non motile, right, या तो कभी अकेले थे या ग्रुप्स में कैसे भी थे, क्लियर, ठीक है जी। नाउ बायलेटरल सिमेट्री, अब जैसे मैंने कहा ना फ्लैट वॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फ्लैट वॉर्म से ही, फ्लैट वॉर्म ऑनवर्ड बायलेटरल सिमेट्री होगी। अब एक कीड़ा इमेजिन करो, ये रहा एक कीड़ा, ठीक है, क्या मैं इस कीड़े को इस प्लेन के अलावा और कोई प्लेन है मैं दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं? सीधा कर दो, ऑब्वियसली इट्स नॉट वॉकिंग, चलो तुमने स्ट्रेच करके सीधा कर दिया। सो फ्लैट वॉर्म्स आर वन कैटेगरी जिससे नीचे वाले सारे ऑर्गेनिजम्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? प्लेटफॉर्म्स इतने जरूरी है क्योंकि यहाँ से एवोल्यूशन एकदम तेज हो गया, राइट। और ये जो सीलेंट्रेट्स थे, जो निडेरिया एंड टीनोफोरा, these are your radially symmetrical. Jellyfish is like umbrella, umbrella के जो ये umbrella है, umbrella के नीचे से यहाँ से खूब सारे बाल लटक रहे हैं जो कि बहुत खतरनाक टाइप्स हैं, ठीक है। So this is the jellyfish की body and these are the hair which are very poisonous, right? So they have radial symmetry. तो फ्लैटफॉर्म्स के नीचे सबके पास बायलेटरल सिमेट्री है एक्सेप्ट फॉर इकाइनोडर्मेटास। इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट है उसके पास रेडियल सिमेट्री है और इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा है उसके पास बायलेटरल सिमेट्री है। रहेगा याद अब ये? विल यू बी एबल टू रिमेंबर दिस? Fine. Will you be able to remember this? Yes. So we have this platyhelminths जो कि बीच में पड़े हैं, जो बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं, ठीक है। So platyhelminths से पहली चीज जो शुरू हुई, ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, whatever you want to say. Let me highlight it. ऑर्गन सिस्टम आ गया। दूसरा, बायलैटरल सिमेट्री यहां से शुरू हुई, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इज, मैंने कहा ऑर्गन सिमेट्री आ गई ना, जहां ऑर्गन लेवल आ गया ना वहां पे इनका सिर भी बन गया, कैफेलाइजेशन हो गया, कैफेलाइजेशन, ठीक है। हम दो शब्द यूज करते हैं, वन इज द कॉर्डल एंड वन इज द कैफल। अब अगर मैं स्पॉन्जेस की बात करें तो ना तो इनका सिर है ना पैर है,
जेलीफिश का भी कोई सिर कोई पैर नहीं है। और अगर अपनी बात करूं, आई हैव हेड, आई हैव फीट। सिमिलरली वॉर्म्स का एक एंड एंटीरियर एंड होता है, ठीक है, हेड होता है, और दूसरा इसका पैरों वाला हिस्सा होता है। जहां पे शब्द हेड आएगा, हेड को हम साइंटिफिक टर्म में वी से इट एज केफेल, केफेलस, केफेल। सो केफेलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम दी प्लैटीहेल्मिन्थ्स। सारे उनके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, आंखें, ब्रेन, अभी इनके पास ब्रेन नहीं आया है, नर्वस सिस्टम आ गया है, ब्रेन नहीं आया है। सो जो भी इनके इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स है, जैसे आप हमारी भी बात करो, तो हमारा जो हेड है सो इम्पॉर्टेंट, आवर ब्रेन, द मेजर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल कर रहा है हमें, इट्स लोकेटेड इन आवर हेड। आवर इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स, ईयर्स, द नोज, आईज, टंग, all are located on the head, no? So this is basically a perceiving organ, सारे important organs को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। So head, this cephalization is very important in the evolution। कहाँ है कैफिलाइजेशन? प्लेटफॉर्म्स में ना। सो राइट, प्लेटफॉर्म्स में ऑर्गन लेवल ऑफ डिवीजन आई, कौन सा ऑर्गन आया, हेड आ गया, कैफिलाइजेशन हो गई, बायलेटरल सिमेट्री आ गई, और साथ में एक कंडीशन आई जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस जर्म लेयर्स, राइट। सो वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट कि किस बेसिस पे हमने इनको 11 डिविजन्स में डिवाइड किया है। वन इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर में निकल गए आपके पॉरीफेरेंस, टिश्यू में निकल गए आपके सीलेंट्रेटा, ऑर्गन लेवल में आपके आ गए ये प्लैटीहेल्मिन्थ, राउंड वॉर्म्स, एनालिड्स, मोलास्कन्स, इकाइनो, हेमी, कॉर्डेटा, सब, ठीक है। फिर आई सिमेट्री। ओके, विल टॉक अबाउट द लास्ट स्लाइड बाद में। सिमेट्री में जैसे कि मैंने दिखा रखा है, नो, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ओनली वन, many, and your sponges, no symmetry at times sponges can also have radial symmetry, कभी कभी, कभी कभी, but not always, ठीक है। ये कोरल पॉलिप, दिस इज नॉट योर स्पॉन्ज जो दिख रहा है, दिस इज योर निडेरियन। जेलीफिश के जैसे ही पॉलिप्स होते हैं, हाइड्रा जैसे हाइड्रा, नो, दिस इज अ निडेरिया, निडेरियन, ठीक है जी। Cephalization again started with the platforms. The third, yes, the anemone. The third basis, जिसके basis पे हमने divide किया है, is the germ layer. Now, what is the germ layer? सभी लोग please concentrate. ये 3-4 concept है इस chapter में, ठीक है। उस और ये याद करने वाला पार्ट मैं इकट्ठे इकट्ठे करा रही हूँ। 3-4 कंसेप्ट है, समझ लो। ये जर्म लेयर का कंसेप्ट ना, जब ह्यूमंस में हम फर्टिलाइजेशन करेंगे तब भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। सो व्हाट आर जर्म लेयर्स? एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी के लिए भी बाद में भी। इज एवरीवन अटेंटिव? एवरीवन इन द क्लास? यस, सब यही है, कहीं भागे तो नहीं है, कुछ और सोच तो नहीं रहे? फाइन। जब जायगोट बनता है, मतलब अभी बेबी बना नहीं है, इनिशियली फ्यूजन हुआ है, वी हैव अ मेल गेमीट। मैं ह्यूमंस के एग्जांपल से समझाती हूँ। मेल गेमीट द स्पर्म एंड द फीमेल गेमीट द ओवम, ठीक है जी। इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन मतलब सिनगैमी हुई, सिनगैमी मतलब 2 गेमीट्स कंबाइन हुए, ठीक है। एक बना, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है दैट इज द जायगोट, अ सिंगल सेल टू एन, जो सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है, कल को जो बेबी बनेगा वो सारी इंफॉर्मेशन इस जायगोट में। अब ये अकेला सेल है, अब इसको पूरा एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो ये रैपिडली मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। 4 सेल में डिवाइड होता है सिंगल सेल पहले तो, ठीक है। फिर आती है 8 सेल स्टेज, राइट। फिर ये जब डिवाइड करता है तो एक मल्टी सेलुलर स्टेज आ जाती है, जो कि अपने आप को ना एक बॉल की तरह ऑर्गेनाइज करती है। ऑल्दो वो बॉल ना टीटी बॉल से भी छोटी होती है, इट्स वेरी स्मॉल, राइट, बहुत ही छोटी बॉल होती है, पर वो अपने आप को एक बॉल की तरह ऑर्गेनाइज करती है, ऐसे, ठीक है जी।
और सेल्स ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि सिर्फ साइडों में सेल्स प्रेजेंट हो ऐसे, और सेंटर से खाली हो। सेंटर इज ऑल एम्प्टी, बॉल में सेंटर इज एम्प्टी, नो कुछ भरते थोड़ा है, सेंटर इज एम्प्टी और साइडों में सारे सेल्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ये रिंग नहीं है, दिस इज अ सफियर, दिस इज अ बॉल, पूरी 3D फिगर है, ठीक है। मैंने इसको सेंटर से कट कर लिया है तो मुझे ऐसे रिंग दिखाई देगी जिसमें साइड में सेल्स है और सेंटर में खाली है, ठीक है जी। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोसिस्ट। ये आपको नाम नहीं याद करो, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, दीज वी विल रिमेंबर देयर ओनली। और ये इसकी कैविटी, दिस इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोसील। अब जो सेल्स पेरिफेरी पे ऑर्गेनाइज हो गए, अब इसके पास दो ऑप्शन थी, या तो यही सेल मिलके सारे ऑर्गन्स बना दें, ठीक है, या ये सेल अपने आप को ऐसे अरेंज करें कि 3 लेयर्स बन जाएं, 3 लेयर्स, राइट। और ये 3 लेयर्स, एक लेयर से एक टाइप ऑफ सेल बन जाए, जैसे एक से नर्वस सिस्टम के सेल बन गए, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स बन गए, दूसरी लेयर से मसल्स बन गई, राइट, और इंटरनल टिश्यूज बन गए, और जो तीसरी लेयर है जो ऑर्गन्स है उनकी इंटरनल लाइनिंग्स बन गई। तो इन्होंने क्या किया, डिवीजन ऑफ लेबर शुरू कर दिया, कि ग्रुप में कर लिया, 3 सेल्स हैं यार, तू नर्वस सिस्टम बना दे, एक को बोल दे तू मस्कुलर सिस्टम बना दे, एक को बोल दिया तू ये सिस्टम फला फला बना दे, ठीक है जी। सो ये 3 लेयर बनती कैसे हैं, इस बॉल को सेंटर से ऐसे पिंच कर देते हैं, अंदर से सेल्स लाइक ऐसे मूव कर जाते हैं ऐसे, राइट। सो कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो 3 लेयर्स कैसे बनी, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज द आउटर लेयर, राइट, ये इनर लेयर बन गई ये वाली, एंड ये सेंटर वाली लेयर बन गई। These 3 are called as the germ layers. बाहर वाली बाहर है तो we call it as ectoderm। मिडल जो अंदर वाली है, अंदर है एंडोडर्म, एक्टो मीन्स बाहर, एंडो मीन्स अंदर, और जो बीच में फिल कर रही है मिडल में है वी कॉल एज मीजोडर्म, राइट। दीज आर कॉल्ड एज द germ layers, इज इट फाइन, दीज आर कॉल्ड एज द germ layers। कल को आगे जो ऑर्गन सिस्टम बनने हैं, जो टिश्यूज बनने हैं, वो इन लेयर से बनने हैं, करेक्ट, दिस इज द germ layer। और ये जो ओपनिंग बनी है, दिस इज द ब्लास्टोपोर, राइट, दिस इज द ब्लास्टोपोर। अब इस ब्लास्टोपोर से कुछ ऑर्गेनिजम्स में मुंह बन जाएगा, माउथ, और कुछ में एनस बन जाएगा, क्लियर, कुछ में मुंह बन जाएगा, कुछ में एनस बन जाएगा। वो ऑर्गेनिज्म दो अलग तरीके के होंगे, बट अभी ये कंसेप्ट समझो जर्म लेयर्स क्या होती हैं, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड एज द जर्म लेयर्स, राइट। ये यहाँ पे भी फिगर में यही है, बाद में ध्यान से देख लेना। नाउ टेल मी व्हाट इज एच, इसी सीक्वेंस में बताना, एच डी एंड जी। प्लीज सेंड मी द नेम्स फॉर दीज 3, व्हाट आर दीज 3 जर्म लेयर्स, एच कॉमा डी कॉमा जी, बताओ जी एवरीवन, अभी मैं पढ़ाकर हटी हूँ। 3 नाम बताया मैंने, आई टेल यू 3 नाम, एक्टो, एंडो एंड मीजो। इसमें से कौन सा एच है, कौन सा डी है, कौन सा जी है, ओके पूरा एक ही लाइन में लिखो, मैक्रीत अलग अलग नहीं। अक्षत सेज टू, एच इज टू, ना Nakita, it's wrong. I want the exact sequence. HDG का sequence. H सबसे बाहर वाली है, that is your ecto. G सबसे अंदर वाली है, that is your endo. And D is the middle वाली, the meso. देख लेना यार, तुमने यही बताया या नहीं बताया, no right, ठीक है नकिता, ठीक है, ठीक है जी। So these are the germ layers जो कल को जाके बनाएंगे खूब सारे organs। इन जर्म लेयर्स के बेसिस पे
हम सारे एनिमल्स को दो तरीके में डिवाइड करते हैं. ऑल द एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. या तो उनके पास दो जर्म लेयर्स होंगी, राइट, या उनके पास तीन जर्म लेयर्स होंगी. किसी के पास एक नहीं होती, ठीक है जी, दो होंगी या फिर तीन तीन होंगी. तो ऑन दैट बेसिस जिनके पास दो है दे आर डिप्लो, राइट, एंड जिनके पास तीन है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. अब फिर बढ़िया सी कहानी, फ्लैटफॉर्म से आगे जितने हैं सबके पास ट्रिप्लो है. सो फ्लैटफॉर्म्स एंड ऑनवर्ड्स दे आर योर ट्रिप्लोब्लास्टिक. कितना आसान है याद करना. फ्लैटफॉर्म्स याद रखो बस, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, फ्लैटफॉर्म्स, ये याद रखो. उसको इंक्लूड करके सारे आगे ऑर्गन सिस्टम लेवल है, कैफिलाइजेशन है, बायलैटरल सिमेट्री है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स है. डन. अब इसके बाद क्या होता है जब ऑर्गेनिज्म की आगे डेवलपमेंट होती है, लाइक दिस इज व्हाट आई हैव ये क्रॉस सेक्शन करके, दिस इज अनदर फिगर. हाँ, दिस इज अ जंक्शन, एक्चुअली इट्स अ जंक्शन. थैंक गॉड ये जंक्शन बन गया. इट बिकम सो इजी फॉर यू टू रिमेंबर, नो, और एल्स यू विल फील लाइक कोई किसी में कोई चीज शुरू हो रही है, किसी में कोई चीज शुरू हो रही है. ठीक है जी. अब क्या होता है जब जर्म लेयर बनती है, एक कंसेप्ट होता है बॉडी कैविटी का कंसेप्ट. व्हाट इज दिस बॉडी कैविटी? दिस इज द फोर्थ बेसिस जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुई है. फर्स्ट वाज द ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड सिमेट्री. थर्ड जर्म लेयर. फोर्थ इज द बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी को हम सीलोम भी बोलते हैं. वी कॉल इट एज सीलोम. हमारे अंदर होती है, वी हैव ट्रू बॉडी कैविटी. अब अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का ऐसे कट सेक्शन काटते हैं, लाइक ऐसे ऐसे इमेजिन करो, यू कट अ सेक्शन ऑफ मी फ्रॉम हेयर, ठीक है, यहाँ से कट सेक्शन काटते हैं तो हमें क्या दिखेगा? ये आउटर लेयर, ठीक है, बीच में यहाँ से गट जा रही है. गट मतलब चाहे वो मेरा मुंह का हिस्सा हो, ईसोफेगस हो, इंटेस्टीन्स हो, नीचे एनस हो, दिस इज ऑल दी पार्ट ऑफ गट. ठीक है. तो अगर मैं ऑर्गेनिज्म को ऐसे लंबा करके देखूं सिलेंड्रिकली, तो ऑर्गेनिज्म ऐसे दिखेगा. ठीक है. सेंटर में इसके यहां से जा रही है ये गट, ये रहा माउथ, ये रहा एनस. देन दिस इज व्हाट आई हैव ड्रॉन. ठीक है. तो अब खाने के लिए मुंह चाहिए, स्पॉन्जेस का भी मुंह है, एनस है, बाकी सबका है. सो ये आपकी एक्टोडर्म हो गई, आउटर वाली. इनर वाली एंडोडर्म हो गई. बीच वाली आपकी मीजोडर्म होगी. सारी की सारी बीच में इज मीजोडर्म. ये जो मीजोडर्म है, दिस इज नॉट जस्ट सॉलिड लेयर. इस मीजोडर्म की ना स्प्लिटिंग हो जाती है. स्प्लिटिंग मतलब इसमें कैविटीज बन जाती हैं ऐसे करके. ठीक है. ये वाला सारा हिस्सा तो मीजोडर्म का होता है और ये कैविटीज बन जाती हैं. जो सेंटर का ब्लैक बच गया ना गाइस, दिस इज द कैविटी. कैविटी मतलब खाली जगह. अब हमारे अंदर क्या सिर्फ हमारी गट है? और भी ऑर्गन्स हैं. वी हैव दी हार्ट, वी हैव दी लंग्स, डोंट वी हैव देम? उनको रखने के लिए जगह कहाँ से मिलेगी? अगर मीजोडर्म पूरी सेलुलर हो, पूरी जेली जैसी हो, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो ये एक बॉल है, इसके अंदर पूरी जेली भरी हुई है. अगर सारी को मैं ऑर्गेनिज्म को जेली से भर दूंगी तो मैं ऑर्गन्स कहाँ रखूंगी अपने? उन ऑर्गन्स को रखने के लिए मुझे कैविटी चाहिए, राइट? अब अगर मैं एक हार्ट लूं, हार्ट ये रहा, दिस इज दी हार्ट. तो ये हार्ट एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है ऐसे. इसके अराउंड एक कैविटी होती है, राइट, विच इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियल कैविटी. हार्ट को सराउंड कर रही है तो पेरिकार्डियल. ऐसे ये जो लंग्स होती हैं, फेफड़े, नो, उनके आसपास भी ऐसे कैविटी होती है. आप लोगों ने सुना होगा फेफड़ों में पानी भर गया. हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस? दिस इज द कॉमन स्लैंग और कॉमन वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड कि फेफड़ों में पानी भर गया. तो पानी कहाँ भरता है? ये जो कैविटी है, इस कैविटी में फेफड़ों में पानी भर जाता है. ठीक है. अब फेफड़े को या भाई ग्लास थोड़ा ना जिनमें पानी भर जाए, पानी तो खाली जगह में भरेगा ना.
है ना? कहाँ भरेगा पानी? यहाँ इस कैविटी के अंदर. दिस इज योर प्लूरल कैविटी. Don't have to remember these name. I'm just telling you to make you understand the concept. ठीक है? तो मीजोडर्म स्प्लिट कर जाती है टू फॉर्म अ कैविटी विच इज कॉल्ड एज द बॉडी कैविटी, जिसके अंदर हम अपने ऑर्गन्स को स्टफिंग कर सकें, विच इज कॉल्ड एज द सीलोम. राइट? यहां की बात करूं तो यहाँ पे हार्ट स्टफिंग हो जाएगा, लंग स्टफिंग हो जाएगा. ठीक है? और नीचे जाएंगे तो और ऑर्गन स्टफ. अब ये ब्रेन भी तो स्टफ हो रखा है, ब्रेन की भी तो कैविटी होती है. क्रेनियम इज अ कैविटी. ब्रेन होता है, ब्रेन के आसपास मेनिंजेस होती हैं, उसकी कवरिंग, उनके बीच में थोड़ा सा फ्लूइड होता है क्योंकि वो कैविटी में पड़े हैं. राइट? तो बॉडी कैविटी का कंसेप्ट है कि मीजोडर्म स्प्लिट कर गई टू क्रिएट अ कैविटी जहां पे हम ऑर्गन्स को स्टफ इन कर सकें, उसके लिए जगह बना दी. जिन ऑर्गेनिजम्स के पास ये कैविटी होती है दे आर कॉल्ड एज द सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स. जिनके पास नहीं होती दे आर दी एसीलोमेट. ठीक है? अब ये जो बॉडी कैविटी होती है, दिस बॉडी कैविटी कैन बी ट्रू और दी फॉल्स कैविटी. राइट? मैंने क्या बताया? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म स्प्लिट हो गई. तो अगर मैं ये कैविटी बनाऊं, राइट, और इस कैविटी की मैं लाइनिंग देखूं, तो इस कैविटी की लाइनिंग क्या किस चीज की बनी होगी? एवरीवन इन दिस फिगर अगर मैं माइक्रोस्कोप से इसकी लाइनिंग स्टडी करूं तो ये कौन सी लेयर की होगी? एक्टो की होगी, मीजो की होगी, एंडो की होगी? आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन. व्हिच लेयर विल फॉर्म द लाइनिंग ऑफ दिस कैविटी? एवरीवन. ग्रेट, दक्ष, अर्शिया, नकिता, एंजल. एंजल ध्यान से देख बेटा. नकिता ध्यान से देख. ये जो रेड कलर की लाइनिंग है ये किस चीज की होगी? मैंने नहीं बोला ये भी मीजोडर्म पड़ा है. ठीक है? ये भी मीजोडर्म पड़ा है. डोंट यू सी? आप देख पा रहे हो इसके चारों तरफ मीजोडर्म पड़ा है. कैन यू सी? कैन यू अप्रिशिएट दिस? आई वांट यस, व्हाई, नो, एनीथिंग. कैन यू अप्रिशिएट ये जो मीजो या कैविटी है इसके आसपास सब जगह मीजोडर्म पड़ा. क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो वो कैविटी, वो बॉडी कैविटी विच इज सराउंडेड बाय मीजोडर्म इज द ट्रू कैविटी. ठीक है? जिसकी लेयर इज मेड अप ऑफ मीजोडर्म इज द ट्रू बॉडी कैविटी. ठीक है? फॉल्स, अगर मैं ये फिगर बनाऊं, एक्टोडर्म, ओके, लेट मी टेक द सेम कलर्स. ये आपकी गट. ठीक है जी? स्मॉल राउंड द गट, द बिग राउंड ये बॉडी का. ठीक है? और ऐसे अगर मैं कुछ ऐसा डायग्राम बनाऊं, तो कैन यू सी जो बाहर वाली लाइनिंग तो मीजोडर्म है, राइट, बट अंदर वाली लाइनिंग इज द एंडोडर्म. सबको क्लियर है? सो वो कैविटी विच इज नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय द मीजोडर्म इज कॉल्ड एज द फॉल्स बॉडी कैविटी और द सूडोसीलोम. इज द कंसेप्ट क्लियर? लेट्स गो बैक टू द फिगर्स. यहां तक हो गया? ठीक है? ये हो गया था, राइट? सेल्स डिवाइड हो गए, यहाँ पे अंदर भी चले गए, ब्लास्टोपोर बना दिया और 3 लेयर्स बना दी. अब मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से ट्रू बॉडी कैविटी बन गई. पर ये जो ट्रू बॉडी कैविटी होती है सब में नहीं होती. यूसीलोम बोलते हैं हम इसे. ट्रू, यू कर रहे हो, ट्रू यूसीलोम. फॉल्स को हम बोलेंगे सूडोसीलोम. ठीक है जी? इज द कंसेप्ट क्लियर टू एवरीवन? इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर. नो, अदरवाइज मैं ये ऐसे भी फिनिश कर सकती थी. बाकी सब कैसे फिनिश करते हैं? एक बॉडी कैविटी होती है जिसको सीलोम बोलते हैं, राइट? सीलोम
जो ट्रू सीलोम होती है दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्म एंड फॉल्स सीलोम इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म. दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉट एंड आई कुड हैव कंप्लीटेड ये वाली सारी कहानी इन जस्ट 10 मिनट्स, जिसके लिए मैंने आधा घंटा लिया. फाइन, because this is very important for you people to understand the सीलोम. So सीलोम की कहानी तो थोड़ा आगे से शुरू हुई है, प्लेटफॉर्म से नहीं शुरू हुई, पर याद रखने के लिए हम कैसे याद रखेंगे? दिस विल बी द लास्ट टॉपिक विल बी डूइंग टुडे. ठीक है, याद रखने के लिए हम कैसे याद रखेंगे? द डायग्राम. हम याद रखेंगे चाहे हमारा प्यारा सा प्लैटीहेल्मिन्थ, भाई सब कुछ यही कर रहा है बेचारा, पर दिस इज एसीलोमेट. इट डज नॉट हैव अ कैविटी. इट डज नॉट हैव अ कैविटी. इज इट क्लियर? इससे जो नेक्स्ट वाली है दैट इज योर राउंड वॉर्म, दे आर दी सूडोसीलोमेट, एंड एनालिड के बाद वाले सारे आर दी सीलोमेट. विल यू बी एबल टू रिमेंबर दिस? Is this chart clear to you? Will you be able to remember? प्लेटफॉर्म में सब हो रहा है, ऑर्गन सिस्टम भी बन रहे हैं, बायलैटरल सिमेट्री भी आ रही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर भी बन गई है, कैफिलाइजेशन भी हो गई है, पर सीलोम नहीं आया है. ये एसीलोमेट है, इससे आगे वाला सूडोसीलोमेट है, और उससे आगे जितने हैं सब सीलोमेट. यस, ग्रेट, फाइन. तो ये चीजें कभी नहीं भूलेंगी, और इस पे क्वेश्चन आएंगे. दे विल से which of them is a triploblastic acelomate? Okay, now you tell me a table देख के which of them is triploblastic. सब लिखा हुआ है इस टेबल में. ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट कौन है? Which is the triploblastic acelomate? A. I wanted to write A. This is A. Please correct the question. Acelomate. Triploblastic acelomate. Good, Daksh, Madhvi, Suhani. Where is Sanjeev? Great. Sanjeev is not here. Hitraj, where are you? I'm not getting your messages. Not onwards. Acelomate पूछे मैंने. Onwards platyhelminth इसमें नहीं है, Angel. There's only one category which is triploblastic acelomate. Platyhelminths. Clear? So can you see platyhelminths are triploblastic and acelomates? Fine. तो ये टेबल आपको याद करना है, निमोनिक आपको याद करना है, एंड ये ऑर्गेनाइजेशन का आई हैव जस्ट ऑर्गेनाइज्ड इट फॉर यू. इट्स नॉट गिवन एनीवेयर लाइक दिस. दिस इज जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर सॉल्विंग एमसीक्यूज. और इससे एमसीक्यूज ऐसे सॉल्व होंगे, अदरवाइज आप परेशान रहेंगे कौन सीलोमेट है कौन एसीलोमेट है. इससे ऐसे सॉल्व होंगे, राइट? फटाफट अब हम देख लें क्विकली सीलोम वाला पार्ट. क्या थ्योरी पड़ी है इसमें? ओके, गैस्ट्रुलेशन एक शब्द है. गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? जब ब्लास्टुला से मल्टी लेयर स्ट्रक्चर, 3 लेयर स्ट्रक्चर बनता है, जर्म लेयर वाला, 3 जर्म लेयर्स बनती हैं. वो बॉल जो मैंने बनाई थी ब्लास्टोपोर वाली, दैट इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रुला, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन. ठीक है, तो पहले जायगोट आया, जायगोट से 4 सेल स्टेज आई, 8 सेल स्टेज आई, ब्लास्टुला बना, फिर बना आपका गैस्ट्रुला. सो फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला. ये गैस्ट्रुला के अंदर वी हैव 3 जर्म लेयर्स. ठीक है जी, गैस्ट्रुला के अंदर 3 जर्म लेयर्स बनते हैं. ओके, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द बॉडी कैविटी. देखो ये गट तो यहाँ से जा रही है पूरी, ये पूरी गट है सपोज ऐसे, पर ये कैविटीज बन गई हैं. देखो एक कैविटी में तुम्हारी लंग्स पड़ी है, ठीक है, एक कैविटी में ये हार्ट पड़ा है, ये एब्डोमिनल कैविटी है पूरी, ये पेल्विक कैविटी है, दिस इज द क्रेनियल कैविटी. कैविटीज बनी है ताकि ऑर्गन स्टफिंग किए जा सके, एंड दीज कैविटीज आर लाइंड बाय द मेसोडर्म. मेसोडर्म. वी आर ट्रू सीलोमेट, वी आर यूसीलोमेट, राइट? तो अब देखो, अगर मैं ये फ्लैटवर्म प्लैटीहेल्मिन्थ को कट करूंगी तो प्लैटीहेल्मिन्थ में मुझको 3 लेयर्स मिलेंगी, ब्लू वाली, रेड वाली, येलो वाली. मिल गई.
पर रेड लेयर में कोई स्प्लिटिंग दिख रही है आप लोगों को? देयर इज नो स्प्लिटिंग, है ना, कोई स्प्लिटिंग नहीं है फ्लैटफॉर्म के पास, ऐसे एज सच कोई स्टफ इन करने के लिए कोई कैविटी नहीं बनी, सो इट इज एसीलोमेट ना। सूडोसीलोमेट में अब आप देखो, वो जो डायग्राम आपको मैंने बनाया था, बाहर से तो मीजोडर्म है रेड वाली, अंदर से इट इज द एंडोडर्म। ये व्हाइट कलर की कैविटी है, अंदर की तरफ से एंडो, बाहर की तरफ से मीजो, सूडोसीलोमेट। एसीलोमेट जिसमें की कैविटी इज कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म, एनालिड्स एंड ऑनवर्ड। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म इज द वन जो पहला सीलोमेट ऑर्गेनिज्म है, एनालिड फर्स्ट सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स है, राइट। दिस इज अगेन द सेम फिगर टू एक्सप्लेन इट इन बेटर टर्म्स। अब मैंने आपको कहा था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे अच्छा, दिस इज नॉट दिस, ओके। अब ये जो मीजोडर्म में स्प्लिटिंग हुई है ना, ये स्प्लिटिंग कैसे होती है? या तो ये मीजोडर्म में डायरेक्ट स्प्लिटिंग हो जाएगी, ये जो व्हाइट वाली पड़ी है ना यहाँ पे, दिस इज द मीजोडर्म, ठीक है। ब्लू वाली इज द एक्टो, येलो वाली इज द एंडो, व्हाइट वाली इज द मीजो। या तो डी नोवो मीजोडर्म रिट्रैक्ट करना शुरू कर देगी और ये रेड में देख रहे हो आप, ये मीजोडर्म, ये स्प्लिटिंग होनी शुरू हो जाएगी और सीलोम आ जाएगा, ठीक है। या फिर एंडोडर्म, ये वाली जो कैविटी है ना, ये उसमें घूसे मारेगी, घूसे मार के यहाँ पे ऐसे ये जनरेट करेगी और घूसे मार मार के उसको अंदर कर देगी ऐसे। ये दो तरीके से सीलोम पैदा हो सकता है, या तो डी नोवो उसके अंदर स्प्लिटिंग हो गई है, या फिर आर्केंट्रॉन, ये ब्लास्टोपोर है आपका, ब्लास्टोपोर से अंदर से जो कैविटी जाती है, दिस इज आर्केंट्रॉन, आर्केंट्रॉन घुसे मार मार के इट विल क्रिएट दीज बियर टाइप ऑफ, यू नो, भालू के कान होते हैं, एंड विल फॉर्म दी सीलोम। दिस इज वन एंड द सेम थिंग, राइट। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में डी नोवो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से क्रिएट होती है, मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से, इसको हम बोलते हैं शाइजोसीलस, ठीक है। जिसमें ये जो आर्केंट्रॉन है ना, कल को जाकर आपकी गट बनाएगा, ये ब्लास्टोपोर या तो मुंह बनेगा या एनस बनेगा, ठीक है। कल को इसने आपकी गट बनानी है, ऑर्गन्स बनेंगे तो ये गट बनाएगा, ठीक है, तो ये आपकी जीआईटी बनाएगा। तो उन ऑर्गेनिज्म में जिसमें से ये गट के थ्रू घूसे मार के बनती है कैविटी, दोज आर कॉल्ड एज एंटेरोसीलस। एंटेरो शब्द कहां से आया है? एंटेरिक कैविटी। डू यू रिमेंबर टाइफॉइड इज कॉल्ड एज एंटेरिक फीवर? डू एवरीवन रिमेंबर टाइफॉइड इज कॉल्ड एज एंटेरिक फीवर? क्योंकि ये जीआईटी को इफेक्ट करता है, एंटेरिक, एंटेरिक मतलब जीआईटी। तो जिनमें ये स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से बनती है, दैट इज कॉल्ड एज शाइजोसीलस। और उन ऑर्गेनिजम्स में जो मुंह होता है, दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्लास्टोपोर, ठीक है। द मुंह इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्लास्टोपोर एंड दोज आर कॉल्ड एज द प्रोटोस्टोम्स। प्रोटो मतलब फर्स्ट, स्टोम मतलब मुंह, जिनमें पहले मुंह बनता है, ब्लास्टोपोर से मुंह बनता है, दे आर द प्रोटोस्टोम्स। एंड उनकी जो मीजो कैविटी बनती है, दैट इज थ्रू शाइजोसीलस, ठीक है। पर जिनमें ये एंटीरोसीलस वे से बनता है, ठीक है, जिसमें ये जीआईटी घूसे मार के बनाती है, दोज आर कॉल्ड एज एंटीरोसीलस। और उनमें ब्लास्टोपोर एनस बनाता है, दे आर कॉल्ड एज दी ड्यूटेरोस्टोम। वी आर ड्यूटेरोस्टोम्स, राइट। अब मैं अगर इसका फ्लो डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनाऊं? यहां से ब्लास्टोपोर एक स्ट्रक्चर है जिसने कई ऑर्गेनिजम्स में तो पहले मुंह बनाना है, कुछ में ये एनस बनाएगा। जिनमें ये पहले मुंह बनाएगा, पहले, दोज आर प्रोटोस्टॉम्स। जिसमें ये एनस बनाएगा, दोज आर ड्यूट्रोस्टॉम्स, ठीक है। तो कौन से प्रोटोस्टोम्स है? प्रोटोस्टोम्स में जो मीजोडर्म बनती है, दैट इज फॉर्म्ड बाय, जो मीजोडर्म में कैविटी बनती है, दैट इज फॉर्म्ड बाय मीजोडर्मल स्प्लिटिंग, शाइजोसीली, ठीक है। और जो ड्यूट्रोस्टोम में बनती है, दैट इज फ्रॉम दी घूसा मारेंगे, एंटीरोसीली। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर?
यस, ठीक है जी। सो उन ऑर्गेनिज्म को जिनमें ड्यूट्रोस्टोम, अब याद रखो कि वी आर ड्यूट्रोस्टोम्स, तो कॉर्डेट्स तो सारे ड्यूट्रोस्टोम्स होंगे। साथ में हमारी प्यारी सी स्टारफिश जो हमको बहुत अच्छी लगती है, इकाइनोडर्म्स, दे आर दी ड्यूट्रोस्टोम। नीचे वाली कैटेगरीज इकाइनो, हेमी एंड कॉर्डेट्स, दीज आर दी वंस, दोज आर ड्यूट्रोस्टोम। जो पहले वाली हैं, दैट इज मोलस, एनालिड, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, दीज आर योर प्रोटोस्टोम्स, राइट। तो अगर मैं वो अपना जो हमारा वो टेबल है, अगर इस टेबल में मैं बनाऊं तो बॉडी सीलोमेट, जब भी मैं प्रोटो ड्यूट्रो की बात करूंगी तो सिर्फ सीलोमेट्स की बात करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जिसमें कैविटी है वही तो प्रोटोस्टोम ड्यूट्रोस्टोम होंगे, है ना जी। तो जो आपके एनालिड्स हैं, आर्थ्रोपोड और मोलस्का हैं, दीज आर दी, पहले वाले हैं तो दीज आर दी प्रोटोस्टोम्स, एंड जो नीचे वाले तीन हैं दीज आर दी ड्यूट्रोस्टोम, right? These are the basic important concepts, right? So I'll be finishing up with this lecture. सिर्फ दो चीजें हैं। One is the segmentation. I've already taught you. कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर सेगमेंटेशन होती है अंदर से बाहर, दोज आर कॉल्ड एज दी ट्रू सेगमेंटेशन। और कुछ में ये सेगमेंटेशन सिर्फ बाहर बाहर होती है, सूडो सेगमेंटेशन, एज इन टेप फॉर्म्स। नोटोकॉर्ड, these lines I've directly taken from NCERT, they are important. नोटोकॉर्ड मीजोडर्मली डिराइव्ड है। नाउ यू विल बी एबल टू रिमेंबर नोटोकॉर्ड कहाँ से आती है, मीजोडर्म से। रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि पीठ में पीछे की तरफ होती है, ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जिनके पास नोटोकॉर्ड दे आर कॉर्डेट्स, ठीक है। जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती दे आर नॉन कॉर्डेट्स। सो पॉरीफेरा से लेकर इकाइनो तक ऑल आर नॉन कॉर्डेट्स, एंड only your hemichordate and chordata they have the they have the notochord, ठीक है। सो ये 6 कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हमने सबको इनमें डिवाइड किया है। इनका निमोनिक है सी सॉन्ग, राइट। द निमोनिक इज सी सॉन्ग। सो व्हाट इज सी? सी स्टैंड्स फॉर सीलोम। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ देम इज नॉट द बेसिस फॉर क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन इन द एनिमल किंगडम। सी स्टैंड फॉर सीलोम। एस से दो शब्द आते हैं, बॉडी सिमेट्री एंड द सेगमेंटेशन। ओ से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एन से नोटोकॉर्ड एंड जी से जर्मुलर, ठीक है। तो जब बेसिस ऑफ एनिमल किंगडम आप लोगों ने रिवाइज करना है तो ये सी सॉन्ग बैठना सामने लेकर, ठीक है। और अब सीक्वेंस तो आपको याद ही हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आएगा पहले, ठीक है, फिर सिमेट्री आएगी, फिर सीलोम आएगा, कैविटी जर्म लेयर्स आएंगी, सॉरी, फिर सीलोम आएगा, एंड एंड में आपकी नोटोकॉर्ड एंड सेगमेंटेशन आएगी, राइट। आई गेस द लेक्चर वाज क्वाइट सिंपल। ये टेबल एग्जैक्टली सेम है जो मैंने आपको पढ़ाया, गिवन इन योर एनसीईआरटी। मैंने आपको बहुत डिटेल्स में कराया, दिस इज व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी, वाज डिफिकल्ट टू रिमेंबर, ठीक है, बट नाउ इट हैज बिकम इजियर। यू हैव टू रिमेंबर द न्यूमोनिक, प्रिंस चार्ल्स वाला, नो, अच्छा सा आर्टिस्टिक नया म्यूजिक बनाता है विद हाफ ऑफ द कॉर्ड्स, ठीक है। सो सेलुलर लेवल हैशटैग, पहली बार सीलोम कब आया, हैशटैग सूडो सीलोमेट हैशटैग, ठीक है। बाकी तो सारे ये सीलोमेट है ही है। बायलेटरल सिमेट्री कहाँ पे आई, रेडियली सिमेट्रिकल कौन है, राइट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस टेबल? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन, इज इट क्लियर? एनसीईआरटी खोलेंगे, राइट। एनसीईआरटी खोल के इसको अच्छे से टेबल को पढ़ेंगे, आराम से इस पे 10-15 मिनट लगाएंगे। अब तो बहुत आसान हो गया ये टेबल, नो, you know how it is taught generally, वो खोल देते हैं टेबल एंड दे टीच दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस। इट्स damn difficult to remember before getting to know. But nematodes are not missing, Daksh. Ascahelminths, the common name is nematodes.
प्लैटीहेल्मिन्थ्स का कॉमन नेम इज फ्लैटवर्म, ठीक है. स्पॉन्जेस कॉमन नेम इज पोरिफेरा, आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स, राइट. इट्स नॉट मिसिंग. यस. एंड इसमें 6 के 6 कैरेक्टर आ रहे हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, द जर्म लेयर्स, द बॉडी कैविटी और द सीलोम, ठीक है. ये प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम भी आप देख सकते हो. एंड छठा नोटोकॉर्ड. यहाँ पे हमारे पास इसकी जगह था सेगमेंटेशन, ठीक है. सो ये 2 टेबल्स आपके होमवर्क हैं, सारा करा दिया है. बट जिसको जहां समझ नहीं आएगा, यू विल टॉक टू मी. फाइन. इज इट क्लियर? कितना ब्यूटीफुली सेलुलर, पहले सेलुलर और टिश्यू लेवल में कर दिया, पॉरीफेरा आ गया, काम खत्म. फिर जो टिश्यू वाले हैं वो सारे रेडियल हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं, एंड सीलेंट्रेटा, दैट इज योर निडेरिया एंड टीनोफोरा आएंगे. ऑर्गन वाले, ऑर्गन सिस्टम वाले आर बायलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक. कुछ एसीलोमेट है, कुछ सूडोसीलोमेट है एंड कुछ सीलोमेट है. जो सीलोमेट है सिर्फ कॉर्डेट्स में एंड हेमिकॉर्डेट्स में notochord is present, बाकी सब में absent. This is what this table says and you have to do it. Is it clear? Right? Clear? So with this I finished the basis for the classification of animal kingdom, right? It's not that difficult as it looks.